साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। जातिगत जनगणना पर सियासी बहस पहले से ही जारी थी, लेकिन अब आरएसएस के बयान के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। संघ की तरफ से सरकार को इशारा भी है और सभी दलों को नसीहत भी। संघ ने कहा कि अगर जन कल्याण के लिए यह जरूरी है तो करना चाहिए, करवा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए। वहीं बीजेपी के कुछ साथियों की तरफ से भी लगातार जातिगत जनगणना का समर्थन किया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि सरकार किस ओर है। वहीं संघ की नसीहत के बाद प्रश्न ये कि अखिलेश राहुल के जात पात का फॉर्मूले की काट क्या आरएसएस ने ढूंढ ली है, और जातिगत जनगणना सचमुच में जरूरी है या बस राजनीतिक मजबूरी है। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द महाबहस, पहले ये रिपोर्ट। जाति जनगणना पर संघ का लोकहित वाला संदेश। Special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometime government needs the numbers, it should not be used as a political tool for electioneering. अखिलेश राहुल का जात पात आरएसएस ने ढूंढ ली काट। जाति गणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संघ की दो टूक, जाति गणना का ना हो सियासी इस्तेमाल। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। गिनती पर साथियों का भी जोर, सरकार किस ओर। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है। देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए। जातिगत जनगणना जरूरी या राजनीतिक मजबूरी। पक्ष सत्ता में रहता है तो इनको जातिवार जनगणना सबको अधिकार बराबर देने की सुध नहीं आती है। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको सब याद आता है। जातिवार जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो एक एक करके उन सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, राहुल का जात पात आरएसएस ने ढूंढ ली काट। क्योंकि जिस जातिगत जनगणना की बात हो रही है, पीडीए की बात हो रही है, आरएसएस के इस वक्तव्य से क्या यह स्पष्ट है कि जातिगत जनगणना की पॉलिटिक्स का जवाब खोज लिया गया है। सवाल नंबर 2, गिनतियों पर साथियों का भी जोर, सरकार किस ओर। सरकार का रुख क्या है जातिगत जनगणना पर, क्योंकि अनुप्रिया पटेल यही चाहती हैं, ओपी राजभर यही चाहते हैं, आरएलडी ने भी इससे इनकार नहीं किया है। तो सरकार किस ओर है, यह बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि जातिगत जनगणना जरूरी या राजनीतिक मजबूरी। क्या वाकई जातिगत जनगणना की देश को जरूरत है या अब यह राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता। हमारे साथ मनीष राय जी हैं, संघ विचारक। दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता एसपी। सचिन रावत जी हमारे बीच में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी हमारे बीच में हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी और संघ विचारक फिलहाल नहीं है, लेकिन वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चलिए तब तक चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले दीपक रंजन जी, सवाल आपसे यही कि ये जो जातिगत जनगणना का विषय है, विपक्ष और उसके सहयोगी दलों का मत स्पष्ट है, आप लोग चाहते हैं, लेकिन आज आरएसएस ने जो वक्तव्य दिया है, इनकार नहीं किया है। आरएसएस ने स्पष्ट किया है कि यदि जरूरी है तो हो जाए जातिगत जनगणना, लेकिन यह राजनीतिक हथियार ना बने किसी का। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी ने कभी जातिगत जनगणना पे राजनीति नहीं की। इस पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। 1960 में हम लोग आदरणीय लोहिया जी के हम लोग अनुयायी हैं। 1960 में लोहिया जी ने कहा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो हम तो लगातार सड़क से लेकर के सदन तक जातिगत जनगणना की मांग हम करते रहे। अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये इनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए अपनी सरकार को
कि भारतीय जनता पार्टी के ये इनकी आरएसएस की एक विंग है भारतीय जनता पार्टी, इनको सरकार को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि एक कोई दिन निर्धारित करें, कोई तिथि निर्धारित करें जातिगत जनगणना कराने की। क्योंकि देखिए मोहन भागवत जी कहते कुछ और हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। और आज जो जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस टाइम भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के आस्था जी, जिस टाइम उन्होंने कहा था कि अब आरएसएस की हमको आवश्यकता नहीं है। आरएसएस की जब आवश्यकता थी तो थी, अब आरएसएस की हमको आवश्यकता नहीं है। तो जब उनको आवश्यकता नहीं है, उनको आरएसएस पर विश्वास नहीं है, तो हम कैसे विश्वास कर लें? देश की जनता क्यों उन पर विश्वास करे? देखिए आर्थिक जातिगत जनगणना जो है, सोशल जस्टिस और न्याय दिलाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये सरकार के लिए। और जातिगत जनगणना से कौन कितनी जाति का है, कौन किस जात का है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, इस आधार पे अगर वो कोई एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, चाहे पॉजिटिव पॉलिसी बनाना चाहते हैं, सोशल पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, अफर्मेटिव पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, तो उनको एक आधार मिलेगा। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर जातिगत जनगणना वो सियासत के लिए है क्या सिर्फ, या देश को वाकई इसकी जरूरत है? जैनेंद्र, देखिए ये आरएसएस और बीजेपी डरी हुई है जनता की आवाज से, जैनेंद्र गठबंधन की आवाज, ये डरी हुई है। डर का कारण बैकफुट पर हैं आप लोग जातिगत जनगणना के है? मुद्दे पर विपक्ष को ऐसा लग रहा है और इसीलिए अब आपको भी इसकी बात करनी पड़ रही है, और आरएसएस ने भी इसी की तरफ इशारा किया कि यदि जरूरी है तो हो जाए देश के लिए। नहीं, कोई भी हमारी जो गठबंधन है उसमें बैकफुट पर नहीं है। हमारी पार्टी का जब गठन हुआ 2002 में, तो सबसे जो शुरुआती मांग थी हमारी, उनमें से जातिगत जनगणना भी एक मांग थी। लेकिन मैं सवाल उनसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे भाई अभी बोल रहे थे कि 1960 से हम नारा लगा रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भैया 1960 से आपका सहयोगी दल सत्ता में, काका कालेलकर की रिपोर्ट को उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके बाद जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको बस्ते में डाल दिया। आपने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, आपको तब जातिगत सर्वे याद नहीं आया कि जातिगत जनगणना ना सही, जातिगत सर्वे ही करवा लिया जाए उत्तर प्रदेश का। और मैं एक और चीज बताता हूं कि 1993 में इंदिरा साहनी का जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जातिगत सर्वे होने चाहिए, जिससे कि व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाया जा सके और उसके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जा सकें। और हमारा जो संविधान है उसके अनुच्छेद 340 में भी सेम यही बात लिखी हुई है कि जातिगत सर्वे होने चाहिए। विपक्ष की भी राजनीति की है और अब आप सत्ता पक्ष के भी साथ हैं, तो क्या जातिगत जनगणना पर विपक्ष सरकार को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब रहा है? आपको भी उसी पिच पर आकर अब बात करनी पड़ रही है? नहीं, मैंने बताया कि हमारी तो शुरू से मांग ही थी, और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बार बार कहा कि अगर कोई जातिगत जनगणना करवाएगा इस देश के अंदर तो माननीय मोदी जी ही करवाएंगे, और उन्हीं के नेतृत्व में ये संभव हो पाएगा। नहीं तो आपको 2011 का जो सर्वे हुआ था, जो जनगणना हुई थी, वो आपको याद होगी, आज तक रिपोर्ट पता नहीं कहां चली गई है। सचिन रावत जी से पूछ लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सचिन रावत जी, आप लोग भी जातिगत जनगणना के प्रबल पक्षकार हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी भी इसको कह रही है, लेकिन देखिए आरोप उसी पार्टी की तरफ से अब आ रहा है जो पिछड़ों की राजनीति करती है, जिसका आधार ही वही है। उनका कहना है 2011 का आंकड़ा छिपा लिया गया, उसको क्यों नहीं पब्लिक किया गया? देखिए आस्था जी, सबसे प्रमुख है कि जाति जनगणना इस देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देश में 85% लोग हैं जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी है, शोषित वंचित पिछला डेटा क्यों नहीं आया सामने? जब जाति जनगणना हो जाएगी पिछला डेटा क्यों नहीं आया सामने? नहीं, मैं पूरी बात आ जाएगी, पूरी बात आ जाएगी ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है कि जाति जनगणना की बात जब कांग्रेस पार्टी करती है तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जितने भी इनके सहयोगी दल, सबके पेट में दर्द जरूर होता है। आज राजभर जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना मोदी जी कराएंगे। अरे भैया 10 साल से ज्यादा इनकी सरकार हो गई, अब तो 11वां साल चल रहा है। अगर जाति जनगणना नहीं करा पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। क्यों आप मंत्री पद के लालच में आप उनके साथ में हैं? आप आइए हमारे साथ, जाति जनगणना की लड़ाई लड़िए। अगर राहुल गांधी जी वही बात कह रहे हैं कि देश में जाति जनगणना करा के रहेंगे हम लोग, मोदी जी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, बस राजनीतिक हथियार ना बन जाए किसी का। अब तो आरएसएस ने भी कह दिया। नहीं, मैं एक और बात, हम 10 साल सरकार चला चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात है,
2 दिन पहले ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी ठीक है, मैं दोबारा टाइम देती हूँ आपको, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। बोले सचिन जी। आस्था जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाति जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी। जिस तरह से मीडिया सेक्टर है, चुनाव में समझा चुके हैं। अब मुझे बताइए, सवाल नंबर 1 2011 का आंकड़ा था वो सामने नहीं आया, और सवाल नंबर 2 तो आरएसएस ने भी कह दिया। क्या ये मुद्दा रह गया? मैं उस पे भी आ रहा हूं। ठीक है, नहीं, मुद्दे की बात है। अभी तो हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रमुख मुद्दा है कि हम लोग जाति जनगणना करा के रहेंगे और मोदी जी को झुकना पड़ेगा। और हम लोगों का यह सपना है कि जाति जनगणना से यह पता चल जाएगा जो 85% हमारे देश के दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, उनको भागीदारी मिलेगी। जो इस लड़ाई में हमारा सहयोग करेगा, हम भी उसका साथ देंगे। जवाब बोलिए। बस मैं एक चीज अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से जानना चाहता हूँ। आपके समय में ही कर्नाटक के अंदर जातिगत सर्वे हुआ था, उसके आंकड़े आपने उस समय रिलीज नहीं किए थे। आज तो आपकी दोबारा से सरकार है, अब जाके रिलीज कर दीजिए। पता था कि हिमाचल प्रदेश में करवा दीजिए जातिगत सर्वे। नहीं, आप हिमाचल प्रदेश में जातिगत सर्वे करवा दीजिए। हिमाचल प्रदेश को आपने टंटन गोपाल कह दिया। पहली तारीख को जवाब पूरा होने दीजिए। बोले ज्ञानेंद्र जी। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने जो जातिगत सर्वे पहले करवाए थे हिमाचल, वो कर्नाटक में और राजस्थान में, उसके आंकड़े क्यों नहीं आपने जारी किए? क्या वो आपने केवल अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए किए? क्योंकि वहां पर वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय की आबादी जातिगत सर्वे के हिसाब से कम आ गई थी, इस वजह से आपने वो आंकड़े जारी नहीं किए। बाकी ओबीसी जातियों की संख्या ज्यादा आई, मतलब घूम फिर के वही बात कि राजनीतिक हथियार ना बन जाए। डेटा आ भी गया सामने, और उसके बाद जो है जोड़ घटाव, लुका छुपी, और उसके बाद फिर उसके नतीजों को गोलमोल कर दिया गया सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। सचिन जी, लेकिन उसके हिसाब से कोई योजना नहीं बनाई। ठीक है, जवाब बताइए। सर्वे हुआ, डेटा आया, हाल तो उस डेटा में क्या आया वो पता नहीं, और दूसरा सर्वे करवाया तो उसके किस लिए? कोई पॉलिसी बनानी थी, कोई योजना बनी क्या? स्पष्ट करिए। मुझे पता था कि कर्नाटक पे आप लोग सवाल करेंगे। कर्नाटक में जो जाति जनगणना हुई उसके कुछ क्लॉज बाकी रह गए, तो इस बार हम लोगों की वहां पे जो गवर्नमेंट है उसको दोबारा रीस्टार्ट, हम लोग उसका रिन्यू कराने जा रहे हैं, दोबारा जाति जनगणना करा रहे हैं। क्योंकि जो लोग उसमें बच गए थे तो उनको भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोग तेलंगाना में करा रहे हैं, हम लोग हिमाचल प्रदेश में कराने जा रहे हैं, और राजस्थान की जहां तक बात है उनको पता होनी चाहिए। हम लोगों ने इसको विधानसभा के पटल पे रखा। सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था जाति जनगणना का। नहीं तो और एक और बात, बिहार में जब जाति जनगणना हो गई उसके बाद जब वहां लागू होना था तो उससे पहले नीतीश कुमार जी मोदी जी के गोद में जाकर के बैठ गए। तो इससे पता है कि आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का जाति जनगणना पर स्टैंड क्या है। जब हम लोग जाति जनगणना की बात कर देते हैं तो ये लोग दूर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नहीं, एक सेकंड आपको रोक रही हूं। बोलेंगे चुनाव के समय में पिछड़ी जात का हूं, मैं पिछड़ी जात का हूं, मुझे प्रधानमंत्री के रूप में वोट दीजिए, लेकिन चुनाव खत्म हो जाते हैं, मेरा सवाल सुनिए, फिर मैं दीपक जी को जाता है। मेरा सवाल सुनिए। ज्ञानेंद्र जी की ऑडियो में फिलहाल कुछ दिक्कत है, लेकिन वो जो बात उठा रहे थे मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहला तो ये, कर्नाटक में उन्होंने कहा कि वहां जो डेटा रिलीज नहीं किया गया, ना ही उस पर कोई पॉलिसी बनी, और उनका तो आरोप ये भी है कि जो उम्मीद थी जनगणना से कि शायद उनसे जुड़ा वोट बैंक वो कुछ कम निकलेगा, उस आधार पे कुछ होगा, ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए उसको छुपा दिया गया। और नंबर 2, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान भी ये बात उठी थी कि वहां पर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण था या जो वहां पर रिजर्वेशन था उसको मुसलमानों को दे दिया गया। ये भी गंभीर आरोप लगे कर्नाटक के संदर्भ में। सचिन जी, देखिए, मैंने आपको बताया, मैं दोबारा फिर रिपीट करने जा रहा हूं। कर्नाटक में जो जाति जनगणना का हम लोगों के पास पहला क्लॉज आया था उसमें कई वर्ग के लोग छूट गए थे, इसलिए वहां रिस्टार्ट, रिन्यू कराई जा रही जाति जनगणना। कर्नाटक के साथ साथ हम लोग तेलंगाना करा, हिमाचल प्रदेश करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो करा रहे हैं, लेकिन पहल इसकी क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है? आज केंद्र में जाति जनगणना लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब राहुल गांधी जी सदन में उठाते हैं, पहली बार हुआ है कि 1 तारीख को वहां के विधायकों की, वहां के मुख्यमंत्री की सैलरी नहीं आई, आप उससे ज्यादा कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना करा रहे हैं।
जातिगत जनगणना क्रांति हो रही है हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, आप उससे क्या सॉर्ट आउट होने जा रहा है बताइए मुझे। मैं तो यही उसकी माली हालत खराब है, आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, पूछना चाह रहा हूं कि सैलरीज ना लेने का फैसला लिया गया है वहां पर, और आप कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना आने वाले करा रहे समय में हैं। एक और कर्नाटक चीज। की तो पिक्चर अभी पूरी क्लियर हुई नहीं है। ठीक है, मैं देखिए, आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ एक एक करके मैं मेहमान वही जुड़ रहे आपसे हैं। बता रहा हूं, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आप काफी देर से आप सवालों का जवाब दे रहे हैं, और दो मेहमान और जुड़ गए हैं जिनका काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे। एक रत्नेश मिश्रा जी, बीजेपी नेता, और मनीष राय जी, संघ विचारक। आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहले मनीष राय जी, आज संघ ने स्पष्ट कर दिया कि जातिगत जनगणना कराई जा सकती है, बशर्ते वो राजनीतिक हथियार ना बने। मतलब क्या विपक्ष के दबाव के कारण इस तरह का बयान दिया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली देखिए, विपक्ष ने जो बयान दिया है जातिगत गणना को लेके, वो तो पता है कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया, वही उसी की पॉलिसी, उसी की राजनीति को वो आगे बढ़ाने का काम करने के लिए उन्होंने जातिगत गणना की बात की है। तो आरएसएस ने इस पक्ष को क्लियर किया है कि हम जातिगत गणना चाहते हैं, लेकिन जो राष्ट्र के विकास में बाधा ना हो, लोगों को बांटने का काम ना करे और देश में एकता बनी रहे, इसीलिए हम उसका सम्मान करते हैं बोल के ये बयान हमारे जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख है सुनील अंबेकर जी, उन्होंने बिल्कुल उसको क्लियर किया है कि जातिगत गणना राष्ट्र के विकास में होनी चाहिए, ना कि बांटने का काम होना चाहिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत या राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विपक्ष जिस पीडीए की बात कर रहा है वो डिवाइड एंड रूल है, वो पूरी तरह से उसका राजनीतिक हथियार है। देखिए, पहले ही अगर हम वर्ड व्यवस्था में जाएं तो आप पहले देखिए, इतनी आरएसएस अच्छी ने व्यवस्था देश को थी कि जिसमें कोई छुआछूत की जैसी भावना नहीं थी। इसमें ये कहा गया है, जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी 2 दिन पहले बयान आया कि जाति जनगणना के खतरा है। सचिन जी, एक सेकंड, देखिए लगातार आप अपना वक्तव्य रख रहे थे। मनीष राय जी, अभी मैं ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ। मनीष राय जी जैसी रेडियो मुझे बताइएगा, शायद आवाज नहीं आ रही। सचिन जी शांत हो जाइए, बोलिए। स्तर को देखकर जातिगत गणना का मतलब समझाने की कोशिश कीजिए, देश में बांटने का भ्रम पैदा मत कीजिए। ठीक है, अरे भैया, आप लोगों से नहीं समझना है, आरएसएस से नहीं समझना है। आरएसएस का कोई योगदान आजादी में नहीं था। आज तो भाजपा ने भी आपको किनारे कर दिया। नड्डा जी ने क्या कहा पता नहीं आपको? नड्डा जी ने कहा रत्नेश मिश्रा जी बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता। रत्नेश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो विपक्ष अब भी पीडीए की बात कर रहा है, जातिगत जनगणना को लेकर उसका मत बिल्कुल स्पष्ट है। आज आरएसएस ने भी समर्थन कर दिया, उसके साथ ये जरूर जोड़ा कि राजनीतिक हथियार ना बने, लेकिन उसने कहा देश के हित में तो कराया जा सकता है। अब सरकार का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए आस्था जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्ट को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए आस्था जी, जैसा कि अंबेडकर जी ने कहा कि जातिगत जनगणना का प्रयोग या जातिगत जनगणना का क्या कहते हैं उपयोग राजनीतिक हितों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और उन्होंने ये बहुत सही बात कही। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों का लक्ष्य क्या है, इस पर भी हमें देखना होगा। केवल एकमात्र जातिगत जनगणना ही नहीं है जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अगर आप इतने बड़े क्या कहते हैं पिछड़ा और दलित वर्ग के हितैषी हैं, तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले आप अपने जब टिकट बांटते हैं पार्टियों के, वो भी राज्यसभा के टिकट, तो वहां आप दलितों को प्रेफरेंस दीजिए, वहां आप पिछड़ों को प्रेफरेंस दीजिए, वहां पर आप क्या कहते हैं और को प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन वहां पर ना तो समाजवादी पार्टी प्रेफरेंस देती है उनको, ना कांग्रेस पार्टी देती है। और जब वहां पर टिकट देने की बात आती है आस्था जी, तो किसको देंगे? जया बच्चन को देंगे। इनके सहयोगी आरजेडी किसको देंगे? मनोज झा को देंगे। इनके सहयोगी जो अन्य दल है वो सवर्णों को भेजेंगे। तो जब जहां पर राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है, जहां पर बिना चुनाव लड़े वो लोग राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकते हैं आस्था जी, वहां ये लोग दलित और पिछड़ों को मौका नहीं देते। इसका जवाब दीपक रंजन जी और सचिन जी दोनों देना चाह रहे हैं, एक एक करके जवाब लेते हैं। दीपक रंजन जी, देखिए मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे वो थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ा करके आए। इनको शायद रामजीलाल सुमन जिनका नाम याद नहीं आया, और हम तो समाजवादी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है कि जिसने जनरल सीट पर भी दो दलित समाज से आने वाले, चाहे वो फैजाबाद हो या मेरठ हो, वो समाजवादी पार्टी की क्षमता है। समाजवादी पार्टी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया। तो मैं समझता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको अपनी थोड़ी सी जानकारी अपनी बढ़ा लेनी चाहिए। और बार बार ये आरएसएस प्रमुख, कौन है ये आरएसएस प्रमुख आस्था जी? कि संवैधानिक पद पे बैठे हैं क्या? देश के राष्ट्रपति हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं,
और ये राजनीति इस पे कौन कर रहा है? मनीष ये राय। खुले मन से क्यों कर रहे हैं ये? अरे भाई, अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उनसे मनीष पूछो राय ना कि किस तारीख को आप जो जातिगत जनगणना की शुरुआत करने हैं, कौन है ये आरएसएस संवैधानिक आरएसएस प्रमुख को भाजपा वाले माने, जिसने देश को बांटने का काम किया, 52 साल तक जिसने अपने मुख्यालय में झंडा नहीं फहराने का काम किया, जिसके अंदर देशभक्त नहीं है, सबसे बड़ा राजद्रोही ये लोग है। आज आरएसएस का महिमा मंडप कर रहे हो, कोई भी है कौन आरएसएस? है कौन मोहन भागवत जी? ठीक है, जवाब सुन लीजिए। आरएसएस जब भी कोई एक सेकंड आपदा देश में मनीष आती राय जी है, बोलिए। जब बाढ़ आती है, जब आपदा आती है, तो वही आरएसएस के गणवेशधारी सबसे पहले दिखाई देते हैं। और जब देश में विपदा आती है, इसी तो आरएसएस ने RSS कहा के था दिखाई कि देते हैं। मोदी और धर्म के सहारे नैया पार नहीं होगी। दिखा दिया हिंदुस्तान की महान जनता ने, दिखा दिया हिंदुस्तान की ठीक महान है, जनता ने। सचिन रावत जी, सचिन रावत जी, उसके हमेशा बाद- समय उसके बाद समय पे अपनी रत्नेश जी बातें का बदलते रहते हैं वो। सचिन जी। देखिए क्या है आस्था जी, आज बड़ा अच्छा टॉपिक था जाति जनगणना का। मुझे या लगता है? है भारतीय जनता पार्टी पिछड़े जी पार्टी में पिछड़े दलित प्रवक्ता या नेता नहीं बचे, वरना वो आज डिबेट का हिस्सा होते। फिर भारतीय जनता पार्टी ने किसको भेज दिया आपको भी पता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ना चाहूंगा कि जब वो कांग्रेस के सदस्य थे तब उन्होंने क्या बात कही और आज क्या कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने पहले दिन से कहा था कि हम अपने संगठन में 60% की हिस्सेदारी गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित महिलाओं को देंगे और राहुल गांधी जी ने वो करके दिखाया है। टिकट की जहां तक भागीदारी की बात थी, हम लोगों ने दलितों को, पिछड़ों को उतनी हिस्सेदारी दी है जितनी हम लोगों ने संगठन में दी है। ये लोग नहीं बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की कैसे बात करती है। और ये आप लोगों को मैं एक और चेतावनी देना चाहूंगा कि हम लोग जाति जनगणना करा के रहेंगे। आपका आरएसएस लग जाए, मनीष राय जी, उसके भाजपा बाद लग जाए, रत्नेश जी। कोई लग मनीष जी, जाए, 10 सेकंड आप कह पूरी रहे थे तरह आप हम दर्ज लोगों कराना की चाहते नजर हैं। 10 राहुल सेकंड गांधी जी, तो राहुल गांधी जी के बहन ने मछली की लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में कहा था कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का पालन किया महिलाओं को आरक्षण देकर टिकट देने में। मुझे इसका जवाब प्रवक्ता कांग्रेस के दे दे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, रत्नेश जी। देखिए आस्था जी, सचिन रावत जी शायद भूल गए कि मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के पहले उनको याद रखना चाहिए था कि उनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश में ना तो अध्यक्ष दलित या पिछड़ा है, ना पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी दलित या पिछड़ा है। राष्ट्रीय प्रभारी ब्राह्मण है अविनाश पांडे और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भूमियार ब्राह्मण आदेरा। सुनिएगा, अरे सचिन भाई सुनिएगा, सचिन भाई सुनिएगा, सचिन जी सुनिए 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 भैया, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े से भूपेंद्र चौधरी, भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से केशव मौर्य, भारतीय जनता 3 मंत्री पिछड़े वर्ग से। आप बताइए कि इनका प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े या दलित वर्ग से क्यों नहीं है? इनका प्रदेश प्रभारी दलित या पिछड़े वर्ग से क्यों नहीं है? ठीक है, ज्ञानेंद्र जी। और अरे सुनिए, आशा जी ये बीच में कूद पड़े भाई। दलितों को, पिछड़ों को मौका देना चाहिए था भाजपा को, कम से कम जाति देखिए और भी पैनलिस्ट हैं जो अपनी बारी का इंतजार करें। जगह आपने 2-3 सवाल पूछे हैं, लेकिन एक बार जयेंद्र जी बात पूरी कर ले। बोलिए जयेंद्र जी। बैठ के जाति जनगणना पे, लेकिन 450 करोड़ रुपया कर्नाटक में बर्बाद और 2000 जबकि 5000 करोड़ रुपए देश की जनता का बर्बाद हुआ है। देश की जनता को क्या जानने का हक नहीं है? जिससे जनगणना हुई, हिमाचल में ये दीपक रंजन जी सर्वे कैसे करवाएंगे? हिमाचल में कैसे करवाएंगे जो पूरा प्रदेश कंगाल कर दिया इन्होंने? करा लेंगे, आप चिंता मत करिए। महिलाओं से वादा किया था 8,500 पहले वेतन तो समय से मिल जाए। देखिए आस्था जी, अगर आप आसान भाषा में, अगर हमारी भाषा में आप समझना चाहो तो जातिगत जनगणना कास्ट सेंसस इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर देख लीजिए, कोई जार हो या मर्तबान हो, अगर उसमें शहद रखा हो या अचार रखा हो या तेल रखा हो या कोई भी ऐसी चीज हो, अगर आप उसको बीच बीच में शफल नहीं करोगे तो एक जगह जमा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उद्योगपतियों को, अपने एक समाज के लोगों को, सवर्णों को उन्होंने एक जगह जमा करके रखा। अगर बीच बीच में आप उसको सफल नहीं करोगे तो एक जगह जमते रहेंगे। बहुत जरूरी है। और आज
नहीं शपथ लिया? एसबी आज की तारीख में आज की तारीख में आज के परिवेश में जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है आस्था जी, क्योंकि दलितों, शोषितों, वंचितों को सबसे ज्यादा पहचानने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम किया है, एक जाति विशेष को लोगों को बढ़ाने का काम किया है, ये जाति विशेष दे करके काम। अरे प्रधानमंत्री जी कह देना जाति जनगणना कराएंगे नहीं कराएंगे, बोल के ये जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें सेकंड्स का वक्त बाकी है। सचिन जी, तो कुछ सचिन जी घूम फिर कर बड़ी जिम्मेदारी आप पर, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस ने सरकार चलाई है और हाल ही में आप लगातार 2 बार भी रहे हैं, 2014 से पूर्व की बात करूं, और इस दौरान हुई जनगणना और आरोप यही कि तब भी डेटा रिलीज नहीं किया गया, टैक्स पेयर मनी से बड़े बड़े सर्वे कंडक्ट कराए जाते हैं और अब केवल राजनीतिक हथियार बनकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पीडीए का। कोई राजनीतिक हथियार नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करा के रहेगी। हम लोग भले विपक्ष में हैं, लेकिन हम लोग सत्ता से सवाल करेंगे और सत्ता से पूछेंगे कि जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है। जहां जहां हमारी सरकार है, हम अपने स्टेटों में जाति जनगणना करा के रहेंगे। हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि जाति जनगणना में क्लियर होना चाहिए कि दलितों का कितना हक है, पिछड़ों का कितना हक है, आदिवासियों का कितना हक है। बीजेपी ने बीजेपी ने तो संसद तक नहीं कराया। ये स्पष्ट है, जातिगत जनगणना को लेकर ये स्पष्ट है कि इस पर राजनीति और गर्म होने वाली है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संघ ने साफ कहा है कि अगर जन कल्याण के लिए जरूरी है तो कर सकते हैं जनगणना, लेकिन राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए। वहीं बीजेपी के कुछ साथियों की तरफ से भी लगातार जनगणना का समर्थन किया जा रहा है। अब सवाल है कि सरकार किस ओर है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।